Hello students, welcome to this video session. I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. So class, now we are at the chapter that is the NPO stands for Not for Profit Organization. यानी कि अभी तक हम लोग जितने भी चैप्टर्स देख रहे थे दैट इज योर पार्टनरशिप, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी और योर कंपनी अकाउंट्स, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये प्रॉफिट मोटिव से वर्क कर रहे थे. बट नाउ we are dealing with the financial statements of such organizations, those who are not working for the motive of earning profit. But class, that doesn't means कि इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है या इन्हें अकाउंटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी कुछ ना कुछ काम ये करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ इस ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं, कुछ इनकम इन लोगों की होती है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं. और अगर आपका इन चीज़ों का एक्टिविटीज़ का जो कलेक्शन है वो ज़्यादा अच्छे लेवल पे है तो फिर कई बार आपको ऑडिट भी करानी पड़ती है. तो उन चीज़ों की वजह से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर यहाँ पर भी करने पड़ते हैं. सो हम लोग बात कर रहे हैं एनपीओ के बारे में, दैट इज़ दी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. पहले एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जो हमें डिस्कस करने हैं और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहला तो इंट्रो पार्ट आ जाता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द एनपीओ. फिर उसके बाद में फंड्स यहाँ पर किस तरीके से कलेक्ट होते हैं, क्या क्या फंड्स होते हैं हमारे पास में. फिर सब्सक्रिप्शन एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसके बाद में अलग से टॉपिक आता है हमारे पास में यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम्ड. और फिर उसके बाद में लास्ट में हमें यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी होती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. ऑलराइट क्लास, सो इफ यू टॉक अबाउट फंड यानी कि फंडिंग, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग कहाँ से होती है. देखिए, अगर आप सोल प्रोप्राइटर थे तो आप अपना खुद का पैसा, अपना कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है. इफ़ यू आर अ पार्टनरशिप फर्म तो फिर आप पार्टनर्स मिलकर कैपिटल लगाते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. एंड इफ़ यू आर अ कंपनी, अगर आप एक कॉर्पोरेट है, अगर आप एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, लिमिटेड कंपनी है, तो फिर देर आर सर्टन डिफरेंट काइंड ऑफ मैनर्स फॉर कलेक्टिंग द फंड्स. दैट इज यू कैन इशू द शेयर्स इन द मार्केट, यू कैन issue debentures in the market, you can get a bank loan or something else like this. Okay, but if we talk about organizations like NPO, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग का नहीं है, इनके पास में फंडिंग कहाँ से होती है. तो यहाँ पे कुछ अलग अलग सोर्सेज होते हैं क्लास हमारे पास में फंड्स के नाम पे. फंड्स के नाम पर अलग अलग सोर्सेज हैं यहाँ पर हमारे पास में. जैसे कि सबसे पहला तो जो आता है वो होता है हमारा एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अपने पास में मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन. मेंबरशिप फीस भी बोला जाता है इसको, मेंबरशिप फीस. इज इट क्लियर क्लास. फिर उसके बाद में हमारे पास में अलग अलग तरीके के फंड्स और इन्वॉल्व हो जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे भी फिर दो वेराइटी आती है. एक होता है हमारे पास में जनरल फंड्स, जनरल फंड्स, और एक होता है हमारे पास में क्लास स्पेसिफिक फंड्स. Is it clear? And the next we are having with us is the subscription. इसी में ही पार्ट है हमारे पास में सब्सक्रिप्शन, अलग से पूरा के पूरा टॉपिक है एंड विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज पर दिस चैप्टर, ठीक है. और एक बार पहले मैं आपको इसकी इम्पॉर्टेंस बता देता हूँ एज पर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ में बोर्ड के काफ़ी सारे वेरिएंसेस आते रहे हैं, काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आते रहे हैं. Earlier in 2010, 2011 this chapter was there in class 12th. Okay, मतलब क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में ये बोर्ड सिलेबस में ये चैप्टर इंक्लूडेड था. फिर उसके बाद में इस चैप्टर को क्लास 11th के सिलेबस में हम लोगों ने शिफ्ट ओवर कर दिया. बट फिर वापस से अभी नेक्स्ट ईयर से ये क्लास 12th में ही इंक्लूड हो गया है. एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर कैरीज 10 मार्क्स. इस चैप्टर के जो मार्क्स हैं आपके पास में बोर्ड एग्जाम्स में वो हैं 10 नंबर का ये चैप्टर है हमारे पास में, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है फॉर 1 मार्क्स. देयर विल बी 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड देयर विल बी 1 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स. सो क्लास, दिस मेक्स द चैप्टर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10 मार्क्स इज अ वेरी ह्यूज कंटेंट फॉर गेटिंग इनटू द बोर्ड सिलेबस, ठीक है. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट इज़ वेरी इजी चैप्टर ऑल्सो. अगर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता है, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूल्स पता है, तो फिर आप
NPO बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक एंड दैट इज द फंडिंग. फंडिंग में हमारे पास में है एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस, एंड देन वी आर हैविंग द फंड्स दैट इज द जनरल फंड्स और स्पेसिफिक फंड्स, एंड देन वी आर हैविंग विद अस इज द सब्सक्रिप्शन. ऑलराइट क्लास, सो एक एक करके चालू करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस के बारे में. ठीक है क्लास, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस है ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. एक इसका ट्रीटमेंट होता है अगर आप इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मान रहे हैं तो, रेवेन्यू रिसिप्ट अगर आप इसको मानते हैं, और एक होता है अगर आप इसको कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं. Okay, we are having a very good illustration from the DK Goel, that is illustration number 2 for particularly on this topic. ठीक है, एंट्रेंस फीस के ऊपर ही हमारे पास में ये इस टॉपिक के ऊपर एक इलस्ट्रेशन है, दैट इज उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट माना हुआ है और उसमें किन चीज़ों को कैपिटल रिसिप्ट माना हुआ है. तो आपको पहले से ही पता है क्लास कि अगर आप किसी भी इनकम को या किसी भी एक्सपेंस को रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करते हैं, then such expense or income will be transferred to your profit and loss account or I must say to your trading and profit and loss account. All right, but if you treat any of such income or expense or your receipt as capital nature, then it will be transferred to your balance sheet. Similarly यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है क्लास, अगर आप अपनी एंट्रेंस फीस या आप अपनी मेंबरशिप फीस को रेवेन्यू नेचर का मानते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं, देन यू हैव टू रिकॉर्ड दिस इनकम इनटू द इनकम एंड प्रॉफिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग ट्रेडिंग एंड P&L नहीं बनाते. क्यों? क्योंकि हमारा मोटिव प्रॉफिट कैलकुलेट करने का नहीं है. हम उसकी जगह पे बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. P&L में भी यही काम करना होता है, इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है. यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, हमें हमारे इनकम रिकॉर्ड करने हैं और हमारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं विच बिलोंग टू द पर्टिकुलर करेंट ईयर. ठीक है, तो उस वजह से हमें बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो अगर आप किसी अपनी एंट्रेंस फीस या मेंबरशिप फीस को रेवेन्यू नेचर का मानते हैं तो आपको इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर. ऑलराइट क्लास, और अगर आप उसको कैपिटल नेचर का मानते हैं तो आप इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, अपने बैलेंस शीट में. क्लियर हो गई बात. बेसिकली मेंबरशिप फीस क्या होता है, देखिए इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप मेंबर्स बनाते हैं. ठीक है, एनजीओज आपने सुना होगा, ठीक है ना, और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट में है, जैसे JCI इज देयर एंड यू कैन से दी many other organizations are there. Okay, Rotary Club is there. So ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेंबर बनाए जाते हैं, और मेंबर बनाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, हमें एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है या फिर मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन आपको पे करना पड़ता है. ओके, नाउ जस्ट मेक इट क्लियर अ थिंग कि अगर आप कोई भी एंट्रेंस फीस अपनी लाइफ टाइम बेसिस पर दे रहे हैं, उसमें लिखा हुआ आएगा लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, तो फिर उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप उसको रेवेन्यू नेचर का मानेंगे. आई रिपीट, अगर आपकी रिसीप्ट में, अगर आपकी इनकम में इट इज़ मेंशन्ड कि आप जो है लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस पे कर रहे हैं, तो आप उसको रेवेन्यू नेचर का नहीं मानेंगे. आप उसको बाय डिफॉल्ट किस नेचर का मानेंगे, कैपिटल नेचर का, और हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, हमारी बैलेंस शीट में. वाई? बिकॉज लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस आप हर साल पे नहीं करेंगे, आप एक ही बार पे करेंगे उसको. और अगर आपके पास में इनकम एक ही बार हो रही है या बहुत सालों में जाकर कोई इनकम जनरेट होती है, देन इट ऑलवेज बी ट्रीटेड एज योर कैपिटल नेचर एंड इट विल बी शोन इनटू द बैलेंस शीट. इज इट क्लियर क्लास? सो इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज देयर, आप देख सकते हैं उसको. यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं. एक न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब है हमारे पास में, जिसमें अलग अलग केसेस दे रखे हैं. ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹1,20,000. अब वहाँ पे एंट्रेंस फीस बोला, बाय डिफॉल्ट कोई वर्ड नहीं बताया कि रेवेन्यू मानना है, कैपिटल मानना है. तो एंट्रेंस फीस का मतलब होता है जो हमें हर साल देनी है क्लास. ठीक है ना, तो बाय डिफॉल्ट हम उसको रेवेन्यू नेचर का मानेंगे, और रेवेन्यू नेचर का मानेंगे तो उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे. तो अगर आप देखेंगे वहाँ पर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिसिप्ट्स कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम आप बना रहे हैं, एक्सपेंडिचर कॉलम एंड योर इनकम कॉलम. सेम होगा P&L की तरह. ठीक है, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं अपना, भाई प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या करते थे, इधर देखेंगे आप,
आप जो आपका P&L अकाउंट बनाते थे क्लास, वहाँ पर आपके डेबिट साइड होती थी और एक क्रेडिट साइड होती थी। यहाँ पर आप अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं इन द डेबिट साइड, एंड एट द डेबिट साइड यू रिकॉर्ड योर इनकम्स। इज इट क्लियर? तो सिमिलर थिंग यहाँ पर भी आपको करनी है, बस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे लिखना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गई बात? तो जितनी भी एंट्रेंस फीस आप रिसीव कर रहे हैं जो कि रेवेन्यू नेचर की है, आप उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, अपनी इनकम साइड पे। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देख रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 6.10 ऑफ दिस एडिशन ऑफ डीके गोयल राइट नाउ। ओके, so the next case we are having is during the year 1617 entrance fees received rupees 1,20,000. It is the policy of the club to treat the entrance fees as revenue received. अब उन्होंने खुद ने ही बोल दिया कि आपको एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू रिसीव की तरह ट्रीट करना है, ये क्लब की पॉलिसी है। तो अभी भी हमने उसको बाय डिफॉल्ट भी रेवेन्यू माना था, तो हमने उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में रिकॉर्ड कर दिया था। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही करना है। क्लब की पॉलिसी है दैट यू हैव टू ट्रीट दी सच काइंड ऑफ एंट्रेंस फीस एज दी रेवेन्यू नेचर, then you what you do is you just have to record it in the income and expenditure account on the income side of the particular account. Okay, so next case we are having with us is the during the year 1617 entrance fees received rupees 1,20,000. It is the policy of the club to treat the entrance fees as your capital received. अब उन्होंने बोला है कि आपको उसको कैपिटल नेचर का मानना है, तो कैपिटल नेचर का मानेंगे तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे उसको, बैलेंस शीट में। ठीक है, अब देखिए आप, अगर आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते, आप खुद की फंडिंग लगा के बिजनेस स्टार्ट करते, तो हम उसको बोलते कैपिटल। ओके, और कैपिटल हमेशा क्या होती है हमारे लिए, लाइबिलिटी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो पैसा आ रहा है ये भी एक तरीके का कैपिटल ही है, इसी से हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, इसी से सारे काम हो रहे हैं, तो ये भी क्या मान लिया जाएगा, लाइबिलिटी मान लिया जाएगा। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, देख सकते हैं अपनी बुक में कैपिटल फंड करके वहां पे लिखा हुआ है, उसके नीचे ऐड कर रखा है एंट्रेंस फीस हम लोगों ने। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लास्ट केस है हमारे पास में, ड्यूरिंग द ईयर 1617 एंट्रेंस फीस रुपीज 1,20,000 एंड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 30% of the entrance fees is to be capitalized. Now such situations can also arise in your question. उसने उसके दो पार्ट कर दिए, 1,20,000 का 30% बोला गया कि आपको कैपिटलाइज करना है, एंड रिमेनिंग 70% शुड बी ट्रीटेड एज योर रेवेन्यू रिसीव्ड। तो 1,20,000 का 70% पार्ट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे अंडर द कॉलम ऑफ इनकम। इज इट क्लियर? और 30% पार्ट हम लोग हमारी बैलेंस शीट में शो करेंगे अंडर द कॉलम ऑफ लाइबिलिटीज, कैपिटल में ऐड करके दिखा देंगे। Is it clear? So this was all about the entrance fees और membership fees, but just remember one thing class, अगर वहाँ पे mention है that you are getting the life membership fees, तो वहाँ पे revenue nature treat करने का ऑप्शन नहीं बचता। लाइफ मेंबरशिप फीस बाय डिफॉल्ट कैपिटल नेचर की होती है और आप उसको अपनी बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटीज में कैपिटल में ऐड करके। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द फंड्स। फंड्स के अंदर हमारे पास में फिर से दो कैटेगरी आ जाती है क्लास, एक आता है जनरल फंड्स और एक आता है हमारे पास में स्पेसिफिक फंड्स। तो इसको देखते हैं हम लोग एक एक करके, ठीक है? टिल देन आप अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2 साथ के साथ में सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कर लें, अनसॉल्व 2 जो है उसको भी सॉल्व करें ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो सके। सो क्लास लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द टॉपिक दैट इज द जनरल फंड्स एज वेल एज योर स्पेसिफिक फंड्स। जनरल फंड्स है हमारे पास में और दो सेकेंड टाइप है वो है हमारे पास में स्पेसिफिक फंड्स। देखिए क्लास, हमारे पास में जो एनपीओ है या जो एनजीओज होते हैं हमारे पास में, इन तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो उसकी जगह पर हमारे पास में फंडिंग जो होती है वो इन दो मेथड से, या जैसा कि अभी हमने देखा लाइफ मेंबरशिप फीस, इन तरीकों से होती है। बेसिकली जनरल फंड को ही हम लोग हमारा कैपिटल कंसिडर करके चलते हैं, ओके। और जो फिर स्पेसिफिक फंड होता है, ये स्पेसिफिक फंड आपका है जो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी स्पेसिफिक नेचर के लिए अगर बना रही हैं किसी फंड को, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आप मान सकते हैं स्पोर्ट्स फंड, तो फिर वो उस पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स के काम में ही यूटिलाइज होगा, ओके। एंटरटेनमेंट फंड अगर आप मेंटेन करते हैं तो वो फंड में जितना भी बैलेंस है वो पूरा की पूरा सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही यूज होगा। इज इट क्लियर?
सपोज मान लीजिए आप कर रहे हैं बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड, आप बिल्डिंग फंड का मतलब आपको बिल्डिंग में जो भी काम करना है, कोई भी रिनोवेशन करना है, उसके लिए आप कोई स्पेसिफिक फंड बना रहे हैं, तो फिर वो पर्टिकुलरली बिल्डिंग के काम के लिए ही यूटिलाइज होगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, जनरल फंड आपका कैपिटल नेचर कंसिडर करा जाए, दोनों ही कैपिटल नेचर के हैं। जनरल फंड को बेसिकली हम लोग कैपिटल की तरह कंसिडर करते हैं, बैलेंस शीट में शो हो जाएगा एज ए कैपिटल, इज इट क्लियर। और फिर उसके बाद में जो स्पेसिफिक फंड्स है वो भी बैलेंस शीट में शो होंगे बाय देयर स्पेसिफिक नेम्स, जैसे कि आपका हो जाएगा बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा क्लास कि स्पेसिफिक फंड्स जो भी होते हैं इसके अंदर एक तो आपके ये फंड्स, स्पेसिफिक फंड्स आप मेंटेन करके चल रहे हैं, इज इट क्लियर। सपोज मान लीजिए आपने करा है मैच फंड, आप एक मैच फंड मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। और सिमिलरली असेट साइड पर आपके पास में इन्हीं स्पेसिफिक फंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स भी करे हुए होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स। सपोज अगर आप मैच फंड मेंटेन कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास में होगा मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है बात क्लास, इज इट क्लियर। आपने साथ में क्या कर रखा होगा, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखे होंगे और उस इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा होगा, इज इट क्लियर। ओके, नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग, यहां पे कुछ कैलकुलेशन पार्ट आ जाता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, कई बार ये चीजें पूछी गई हैं, 1 मार्क्स में भी पूछी गई हैं और फिर 6 मार्क्स में कंबाइन करके भी ये चीजें पूछी जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ क्लास, कि ये जो स्पेसिफिक फंड्स होते हैं ना हमारे पास में, इन फंड्स में आपको हर ईयर जो भी आप इनकम और एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो इसमें ऐड और लेस हो जाते हैं अपनी बैलेंस शीट में ही। सपोज आप कोई भी इनकम अर्न करते हैं तो आप उस इनकम को कर देंगे यहाँ पर ऐड, पर ईयर जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हैं, सपोज आपका मैच फंड है तो मैच फंड यानी कि आपने मैच ऑर्गेनाइज करवाया है, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने कोई मैच ऑर्गेनाइज करवाया है पर्टिकुलर किसी जगह पे, ठीक है। तो उससे हम लोगों ने जो भी इनकम अर्न करी होगी, जैसा कि हम लोगों ने टिकट सोल्ड आउट करे होंगे, ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पे कोई ना कोई स्टॉल लगाया होगा, कोई फूड स्टॉल लगाया होगा हम लोगों ने वहाँ पे, इज इट क्लियर। या मान लीजिए हमारे पास में कोई स्पेसिफिक डोनेशन आया होगा, अगर उस मैच को ऑर्गेनाइज कराने के लिए अगर हमारे पास में कोई डोनेशन आया होगा, तो स्पेसिफिक नेचर का डोनेशन हो गया है वो, ओके। तो ये हमारी इनकम्स है, प्लस इस इन्वेस्टमेंट पर जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे होंगे हर साल, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो ऐसी इनकम्स को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऐड करना होगा, इज इट क्लियर। और जो भी एक्सपेंसेस आप हर साल इसमें से कर रहे हैं उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे और फिर फाइनल अमाउंट को आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। बेसिकली स्पेसिफिक फंड जो है वो आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में शो होंगे और इससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपकी एसेट साइड में शो हो जाएंगे, इज इट क्लियर क्लास। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है, इसके आगे हमेशा रेट लगी रहेगी, सपोज 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स, तो जो भी इसका अमाउंट होगा उस पर आपको देखना होगा कि 10% का इंटरेस्ट आपने रिसीव करा भी है या नहीं करा, कोई इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग या अक्रूड तो नहीं चल रहा है। अगर वो होगा तो फिर आपको उसको बैलेंस शीट में अलग से शो करना पड़ेगा। क्लियर है बात, ठीक है। सो बेसिकली आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेसिफिक फंड अगर है तो दो चीज़ें देखिए, उससे रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है क्या, अगर उसमें आपको कोई रेट प्रोवाइडेड है तो फिर उस रेट के अकॉर्डिंगली आपको अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपने इंटरेस्ट उतना रिसीव कर लिया, उतना कलेक्ट कर लिया या नहीं करा, ठीक है। पर्टिकुलरली किसी ईयर में अगर आपने उस फंड में कोई भी इनकम अर्न करी है तो वो उसी फंड में ऐड हो जाएगी, कोई भी एक्सपेंसेस अगर आपने करे हैं तो वो उसी फंड में लेस हो जाएंगे। Alright, and we are having the illustration for this also, that is illustration number 3, 4, 5. ये 3 illustrations हैं. I am talking about like this edition of DK Goel right now. Okay, so illustration number 3, 4 and 5 ये सब आपके specific funds के ऊपर ही हैं. पहले हम लोग एक बार थर्ड illustration देख रहे हैं. स्पोर्ट्स फंड दे रखा है क्लास हमें 5 लाख रुपीज़ का, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन होगी इसकी, ध्यान रखेंगे आप, जो फंड है कहाँ जाएंगे, आपके बैलेंस शीट में ही जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पे नहीं जाना है, बैलेंस शीट में ही शो करेंगे हम लोग इसको। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, देखिए आप उसको 37,500 उसने दे रखा है आपको,
इज इट क्लियर? तो आप 5 लाख रुपीज़ के ऊपर अपना 10% कैलकुलेट करते हैं विच गिव्स यू 50,000, लेकिन आपका इंटरेस्ट 37,500 का ही कलेक्ट हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया क्लास की 12,500 का आपका इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड है अभी भी। इज इट क्लियर? ओके, तो आप उसको भी अपनी असेट साइड पर इधर ऐड कर देंगे। क्लियर है? आप बैलेंस शीट में देखेंगे, इलस्ट्रेशन में जब देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार आपको बैलेंस शीट बना के भी बता देता हूं। यहाँ पे देखिए सारे रूल्स वही हैं जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अप्लाई होते हैं। अक्रूड इनकम आपने पहले भी देखा होगा 11th क्लास में। अक्रूड इनकम यानी कि द इनकम विच इज अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, तो वो आपके लिए करंट एसेट बन जाती है, बैलेंस शीट में आप अलग से उसको शो कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? तो सिमिलरली यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है क्लास। आप अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे सॉल्यूशन में, और बैलेंस शीट में यहां पे आपके पास में है लाइबिलिटीज कॉलम एंड देन यू आर हैविंग योर एसेट्स कॉलम। इज इट क्लियर? और एसेट्स में हमारे पास में हम लोग शो करेंगे, लाइबिलिटीज में आएगा सबसे पहले आपके पास में आपका स्पोर्ट्स फंड विच इज ऑफ 5 लाख रुपीज, और यहां पर आप दिखा देंगे अपना 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स विच इज अगेन ऑफ रुपीज 5 लाख। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ठीक है। अब देखिए आप, मैंने जैसा कि बताया आपको वहां पर इंटरेस्ट रेट दी हुई थी, तो आपको अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 लाख रुपीज के हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, और 10% की रेट दे रखी है। तो अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट अर्न के बारे में, इंटरेस्ट अर्न कितना करा हम लोगों ने? 5 लाख इंटू 10% गिव्स यू 50,000। इज इट क्लियर? लेकिन हम लोगों ने इसमें से इंटरेस्ट कलेक्ट कितना करा क्लास? हाउ मच इंटरेस्ट इज बीइंग कलेक्टेड? दैट इज 37,500। तो यानी कि 12,500 का इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड चल रहा है। ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अक्रूड, यानी कि हमने अर्न तो कर लिया लेकिन अब तक रिसीव नहीं करा, तो वो एक एसेट बन जाता है आपके लिए। तो यहाँ पर आप साथ में क्या शो करेंगे? इंटरेस्ट अक्रूड फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज 12,500। एक तो ये बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जो भी इनकम होगी रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, इट शुड बी रिलेटेड टू करेंट ईयर, तो वो आप उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐड क्या कर देंगे? हमारा इंटरेस्ट, उसमें भी 37,500 करके और 12,500 करके, इस तरीके से ऐड करेंगे आप इसको। ठीक है, दोनों अलग अलग शो कर दिया अपन ने। और फिर देखिए आप, उसके बाद बोलता है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। अब ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, इस स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन आया है, तो आप उसको ऐड कर दें। जो भी डोनेशन आया होगा उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे हम लोग, ऐड डोनेशन। सिंपल है क्लास, इनकम को ऐड करना है और एक्सपेंसेस को लेस करना है, दैट्स इट। ओके, एंड सारी चीज़ें कहाँ पर करनी होगी? बैलेंस शीट में। क्लियर है? फिर उसके बाद देखिए आप, स्पोर्ट्स प्राइजेज अवॉर्डेड। अब हम लोगों ने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करी होगी और उसमें हम लोगों ने प्राइजेज अवॉर्ड करे हैं, प्राइजेज दिए हैं, तो दैट इज अ एक्सपेंस फॉर अस। उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? वो खर्चा है। तो एक्सपेंस को यहाँ पे क्या करना होगा? आपको लेस करना होगा। तो यहाँ पर आप लेस कर देंगे आपका स्पोर्ट्स प्राइजेज अवॉर्डेड को, स्पोर्ट्स प्राइजेस को आप लेस कर देंगे, 1 लाख रुपीज़ का है। और फिर उसके बाद में एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स, यानी कि उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई दूसरे एक्सपेंसेस भी आपको करने पड़े होंगे, तो उसको भी आप क्या करेंगे? यहाँ पे अगेन लेस कर देंगे, एक्सपेंसेस को भी क्या कर देंगे हम लोग? लेस कर देंगे, और हमारे पास में हमारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4 एंड 5 है, पर्टिकुलरली इसी टॉपिक पर इलस्ट्रेशन है, तो आप लोगों को देखना होगा अच्छे से। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड 2 मेजर टॉपिक्स, दैट इज एक तो था आपके पास में आपका एंट्रेंस फीस या मेंबरशिप फीस कह लीजिए आप, उसके ट्रीटमेंट देखे हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखे हमारे फंड्स के ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक फंड और जनरल फंड, इन दोनों के ट्रीटमेंट देखे। बैलेंस शीट में ट्रीट होता है, एक्सपेंसेस को लेस करना है, इनकम को ऐड करना है, और मेजर पार्ट अगर कोई है तो वो है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। आपको देखना होगा आपने इंटरेस्ट कितना अर्न करा, कितना रिसीव करा, इस तरीके से आपको अपना बैलेंसिंग फिगर, इंटरेस्ट अक्रूड या ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करना होगा। इज इट क्लियर क्लास? ठीक है, तो यहाँ तक है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5।
अब हम लोग आते हैं बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि था हम लोगों का सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट। इज इट क्लियर? पर एक चीज़ आपको मैं बता दूं क्लास, इस चैप्टर को अगर आपको इजी करना है, अगर आपको इजीली समझना है, तो इसका बेस्ट रूल है कि आप इसके टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली इसको समझें। अगर आप पूरे चैप्टर को आपस में मर्ज कर देंगे, आप सोचेंगे इसमें ये भी है ऐसा भी है, तो आप नहीं कर पाएंगे। हर एक टॉपिक को अगर आप इंडिविजुअली डील करें, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, पहले हम लोगों ने एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस के इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देख लिए, फिर उसके बाद में हम लोगों ने अभी हमारे फंड्स के इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देखे। अब हम सब्सक्रिप्शन का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देखेंगे और इसके ऊपर जो जो केसेस आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग एट दी एंड आ जाएंगे मटेरियल, कंज्यूम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जिसमें हम सबको आपस में मर्ज करेंगे, तभी जाकर ये चैप्टर जो है ईजी हो पाएगा। इज इट क्लियर? अगर आपने स्टार्टिंग के टॉपिक्स को इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया तो उसके बाद में चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज सब्सक्रिप्शन।